पहला सवाल है, सबसे पहले हिंदी के 10 सवाल करेंगे, फिर बिहार जीके के, फिर साइंस के, फिर जीके जीएस करंट अफेयर के, उसके बाद मैथ के और फिर इंग्लिश के। सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग। देखिए पहला सवाल करके उत्थान का विलोम क्या होता है, तो उत्थान का विलोम सातों पतन होता है, जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। करके प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या हो सकता है सातों, देखिए प्रा नहीं हो सकता है, प्रति हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक शब्द का उपसर्ग प्रति है। अगला देखिए करके वैज्ञानिक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है सातों वो क्या लगा हुआ है, तो वैज्ञानिक शब्द में सातों एक प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल कह रहे कि इनमें से तद्भव शब्द मुझे बताइए कौन सा है, तो तद्भव शब्द की अगर बात करें, देखिए कपूर है, पक्ष है, मयूर है, मानसिक है। मुझे मेरा मानना है कि ये तीनों सातों तत्सम शब्द लग रहे हैं, लेकिन जो कपूर शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला देखिए करके सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको पता क्या कहा जाता है सातों, उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है। अगला सवाल देखिए करके बहुत दिनों बाद दिखना, इसके लिए मतलब क्या होगा, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। कोसों दूर होगा, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। देखिए ईद के चांद होने को कहते हैं ना कि बहुत दिनों के बाद दिखे भाई, तुम तो ईद का चांद हो गए, तो इस मुहावरे का अर्थ है साथू ये बहुत दिनों बाद दिखना। अगला सवाल करके धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथू बताइए, तो गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना बैठना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। बिल्कुल साथियों कहीं ठौर ठिकाना ना होना। लेकिन निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा वाक्य साथियों गलत है मुझे बताइए। कह रहे कि कृष्ण जी के अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, सही है ना, शोभना बहुत मीठा गाती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभ्यास कर रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनेकों नाम है ये आपका गलत हो जाएगा, तो कुल मिला के ये अशुद्ध वाक्य है, तो यही आपसे पूछा गया था और यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द के बारे में आपको बताना है। मुमुक्षु तत्सम है, वरिष्ठ है, अंगूठा है या ऊष्मा है, कौन सा शब्द साथियों तत्सम है। मैं कहूंगा जो मुमुक्षु है ये 100% साथियों तत्सम शब्द है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देवता शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो देवता की जब हम बात करते हैं, देखिए देवता को साथियों हम लोग सुर कह सकते हैं, देवता को अमर कह सकते हैं, देवता को देव भी कह सकते हैं, लेकिन सुधाकर नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो ये देवता का पर्यायवाची नहीं होगा। अब उसके बाद साथियों बिहार जीके के 10 सवाल हम लोग करेंगे, इन 10 सवालों में से चेक करिएगा कि कितने सवाल आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। चलिए तो कह रहे हैं कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को, सर गणेश सिंह को या आचार्य नरेंद्र देव को। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा को ही आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। कह रहे कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों सवाल है, आपको ये याद रखना है कि स्वामी विद्यानंद जी ने ही असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल साथियों लगभग 1,74,000 वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी, तो उस समय साथियों कितने जिलों की कुल संख्या थी, मैं कहूंगा 55 जिलों की संख्या थी। ये आपको याद रखना है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बिहार के कौन से दो जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है मुंगेर और गया आपके सवाल का सही जवाब है, क्योंकि बिहार के ये दो जिले मुंगेर और गया ये झारखंड से सीमा बनाते हैं। अगला देखिए करके बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहूंगा कटिहार जुड़ा हुआ है, पूर्णिया जुड़ा हुआ है और किशनगंज जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके सवाल का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए बिहार के कौन से जिले उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों गोपालगंज और भोजपुर और कैमूर ये उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगे हुए हैं और ये बिहार के 3 जिले हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत शामिल है, कौन सा कौन सा डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत शामिल है, तो बिहार शामिल है, बिहार आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए करके बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ साझा होती है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, नेपाल अगर आपका जवाब है तो नेपाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए करके पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, तो कितनी है साथियों, मैं कहूंगा 75 है। क्या पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो अब साथियों यहाँ पर कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, तो किस नियम की बात चल रही है, मैं कहूंगा न्यूटन के गति के तीसरे नियम की बात चल रही है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए कह रहे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ क्या होगा, 72 मीटर प्रति सेकंड, 36 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। देखिए कभी भी अगर आपको
किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी जाए और आपसे मीटर प्रति सेकंड में पूछी जाए, तो सिंपल सी बात है, उस चाल को आपको 5/18 से गुणा कर देना, ये मीटर प्रति सेकंड में चाल निकल आएगी, है ना। 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और 20 मीटर प्रति सेकंड कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना। और अगर बात करें साथियों, अगर मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 नहीं बल्कि 18/5 से साथियों इसको गुणा कर देना। देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20, 18 चौक कितने होते हैं साथियों? 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये कन्वर्टिंग सिस्टम होता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए करके, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि ये चाल से चल रही है। कैसी चाल से चल रही है? क्या ये सब सोनिक चाल से चल रही है, सुपरसोनिक चाल से चल रही है, अल्ट्रासोनिक या एक मैक चाल से? मैं कहूंगा तब कहा जाता है कि ये सुपरसोनिक चाल से चल रही है। और याद रखिएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए करके, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में पता साथियों ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर सेकंड होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, आने के चांसेस तो बनते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो भैया सापेक्षता का सिद्धांत तो आइंस्टीन साहब ने, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए कह रहे कि लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली साथियों ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कह रहे कि नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म साथियों सही नहीं है, ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर बात करें, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, बिल्कुल सही। चंद्रशेखर वेंकटरमन को चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। तो कुल मिला के कौन सा गलत होगा, कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं होगा, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। करके पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? जीवाश्म ईंधन का, ज्वारीय ईंधन का, पवन ऊर्जा का या सौर ऊर्जा का? तो मैं कहूंगा जीवाश्म ईंधन आपके सवाल का सही जवाब है, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण का एक मुख्य कारण साथियों जीवाश्म ईंधन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि इनमें से कौन सा एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो उच्च नमी सामग्री के साथ नरम होता है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा लिग्नाइट की बात चल रही है। लिग्नाइट आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस ईंधन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मीथेन की, केरोसिन की, सीएनजी की या एलपीजी की? केरोसिन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केरोसिन ईंधन का ऊष्मीय मान जो होता है ये पेट्रोल के बराबर होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो किस धमनी की बात चल रही है? मैं कहूंगा फुफ्फुसीय धमनी की अगर बात करें तो ये आपका सही जवाब है। मानव शरीर की कौन सी धमनी? तो फुफ्फुसीय धमनी ये ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। अगला सवाल देखिए करके, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों कौन सा विटामिन है? मैं कहूंगा विटामिन ए नहीं, विटामिन डी नहीं साथियों, विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कह के, मानव के हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं साथियों? 27 हड्डियां होती है मानव के हाथों में। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है? तो फीमर है, इनकस है, मेलियस है? मैं कहूंगा साथियों फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका इस सवाल का सही जवाब होगा? डबल एच ग्रुप आप लोग याद रखेंगे। डबल एच ग्रुप को ये एक ब्लड ग्रुप है और इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? स्ट्रोमियर के द्वारा या विल्हेल्म शीले के द्वारा, मर्डोक के द्वारा, लैंडस्टीनर के द्वारा? बिल्कुल साथियों कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही रक्त समूह प्रणाली की खोज की गई थी। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? रेबीज की जब हम बात करते हैं, देखिए अच्छा रेबीज जो हो जाता है ना ये किसके काटने से हो जाता है? एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। देखिए रेबीज का भूख का अभाव लगने लगता है, पेट का खराब हो जाता है जब रेबीज किसी को होता है। क्या गंभीर पीठ दर्द होता है, सिर दर्द होता है, उच्च ज्वर होता है, कपकपी होती है? मैं कहूंगा साथियों हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि उसमें पानी से व्यक्ति डरने लगता है जब रेबीज नामक रोग होता है। तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो डी के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए कि इस सवाल का सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जब किसी को पीलिया हो जाता है ना साथियों तो यकृत उसमें दिक्कत होने लगती है, यकृत साथियों प्रभावित हो जाता है पीलिया रोग में। उसके बाद देखिए मधुमेह के लक्षण आपको बताने। देखिए जब मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है तो कम पेशाब लगता है, या भूख कम होती है, थकान लगती है, पेशाब ना आता है, बारंबार पेशाब लगता है, असमान प्यास लगती है, प्यास ज्यादा लगती है और फिर साथियों पेशाब आता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो
बी के साथ जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि एड्स के लैंगिक संपर्क के द्वारा संचालित नहीं हो सकता, गले लगाने के द्वारा, स्तन आहार के द्वारा या रक्त आहान के द्वारा। मैं कहूंगा साथियों लैंगिक संपर्क हो तब भी ये हो सकता है ना, स्तन आहार हो या रक्त आधान हो तब भी हो सकता है, लेकिन गले लगाने से सातों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार जो है ना ये कहाँ पर किया जाता है, केरल में होता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है दुर्गा पूजा, या राजस्थान में होती है, या कश्मीर में होती है। तो पश्चिम बंगाल अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कह रहे कि ईस्टर का त्यौहार इनमें से किस दिन मनाया जाता है, तो ईस्टर की अगर बात करें गुरुवार को मनाया जाता है, नहीं साथियों रविवार को मनाया जाता है ईस्टर का त्यौहार। ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली नदी के तट पर स्थित है, यानी कि दिल्ली जो है ना ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये तो साथियों यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली, इसलिए सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो मूसी नदी के किनारे साथियों हैदराबाद शहर बसा हुआ है, आंसर आपका भी होगा। कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है साथियों, लुसाने में है। क्या लुसाने में ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। नेक्स्ट नंबर का देखिए कह रहे कि भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों भारतीय है ना, पहली भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर की अगर बात करें तो एस विजय लक्ष्मी इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय साथियों पता कहां पर है, मुंबई में है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है मुंबई, मुंबई में ही साथियों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं, तो किसकी बात चल रही है, कालीबंगन की बात चल रही है। कालीबंगन जो हड़प्पा युग का स्थल है इस पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है, तो किसको माना जाता है साथियों ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो भिड़वाना को माना जाता है, मोहनजोदड़ो को, राखीगढ़ी को, या अल्लाहदीनो को, तो मैं कहूँगा भिड़ाना को माना जाता है, यानी कि भिड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए कह रहे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, तो किसने संभाली साथियों, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक या गुप्त, तो साथियों समुद्रगुप्त के द्वारा संभाली गई चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर। अगला सवाल है कह रहे कि विक्रमादित्य किस गुप्त शासक का एक अन्य नाम है, तो विक्रमादित्य की अगर हम बात करें तो ये तो साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय को भी कहा जाता है विक्रमादित्य, इसलिए सवाल का जवाब आपका सी होगा। और अगला सवाल देखिए करके शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहां स्थानांतरित की थी, तो शाहजहां ने पता साथियों आगरा के स्थान पर साथियों दिल्ली में स्थानांतरित की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार मैंने खुद देखा ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों आपका जवाब जो होगा वो शाहजहां होगा, क्योंकि शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेज खान कहा था। क्या कहा था, अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना किसने की थी आपसे पूछा जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने, जॉर्ज ज्यूले ने, वोमेश चंद्र बनर्जी ने, नहीं साथियों दादा भाई नौरोजी ने ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे साथियों, ए ओ ह्यूम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला सवाल है कह रहे कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो बंग भंग के बाद साथियों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो WC बनर्जी थे, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र ये भारत के किस नगर में स्थित है, तो ये पता कहां पर स्थित है, ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो कहां की बात चल रही है साथियों, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है। अगला सवाल पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो कौन सी साथियों पृथ्वी की सबसे पतली परत है बताइए। क्रस्ट की अगर बात करें तो क्रस्ट आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का देखिए करके अधिकांश भूपर्पटी किस शैली से बनी है, तो अधिकांश भूपर्पटी साथियों आग्नेय शैली से बनी है। आग्नेय शैली आपके सवाल का सही जवाब है। अगला देखिए करके किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है साथियों, फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। तो किसके गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, पृथ्वी पर चंद्रमा के,
पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और कहने के संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साथियों? अगर आपका जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करके भारतीय संविधान सभा में प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग याद रखेंगे, संविधान सभा में प्रस्ताव जो है वो इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? कानून मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे या खाद्य मंत्री? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ना, ये साथियों कानून मंत्री थे। कानून मंत्री आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये आपको याद रखना है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2011 में, 2013 में, 2012 में, 2014 में? तो 2011 में साथियों भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला देखिए, करके केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इसका उच्च न्यायालय तो कोच्चि में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में स्थित है। कोच्चि आपका जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ये आपके सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति था? तो पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति साथियों इनका नाम क्या था? इस्कंदर मिर्जा इनका नाम था और ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, करेंगे कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो कहाँ की अगर बात करें साथियों, अब सवाल आपके सामने आएंगे इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर के। तो इन करंट अफेयर के सवालों को देखिए, क्योंकि एक अहम रोल होता है साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल में करंट अफेयर का। तो अभी हाल फिलहाल में सैटेलाइट टाउनशिप योजना किस राज्य के द्वारा साथियों मंजूर की गई है? तो मैं कहूंगा केरल, तमिलनाडु नहीं साथियों, कर्नाटक में मंजूर की गई है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि तपन के बोस का निधन हुआ है, वो कौन थे? क्या वो एक गायक थे? नहीं। क्या फिल्म निर्माता थे? बिल्कुल साथियों फिल्म निर्माता थे। तपन के बोस इनका नाम था, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। कह रहे कि किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? यानी कि अगर पाकिस्तान देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात आपके सवाल का सातों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय आईएएफ के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या इनका नाम है? इनका नाम है अजय सक्सेना। और अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए अजय सक्सेना है ना, ये भारतीय आईएएफ के पायलट हैं, इनको सम्मानित किया गया है। अजय सक्सेना इनका नाम है। कह रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है? तो कितने प्रतिशत साथियों? 25% टैरिफ लगा दिया है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? तो भारत ने साथियों 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए कह रहे कि किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम बदला है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम बदला है किसने? गूगल मैप्स ने बदला है। गूगल मैप्स आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, आप वेरी गुड क्लास। वैसे 80 तक सवाल होना चाहिए थे। और उसके बाद साथियों मैथ के सवाल आपके यहाँ पर शुरू हैं। 10 सवाल देखेंगे मैथ के और 10 सवाल इंग्लिश के होंगे। एक ही सवाल को और देख लीजिए। कह रहे कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल नामक एक ऐप है जो भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है साथियों निर्बाध यात्रा के लिए। तो अब साथियों यहाँ से आपके सामने मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पूरे 10 सवाल होंगे। 10 में से चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं। जितने क्वेश्चन नहीं सही कर पाते उन सभी सवालों को तैयार कीजिए, कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए सवाल कह रहे कि यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपए में बेचता है, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि एक पुस्तक उसने कितने रुपए में बेची होगी। मेरे ख्याल से 90 रुपए में बेची होगी, है ना, 90 रुपए में बेची होगी। कहने के तो 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा, जब 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है तो उसको लाभ होता है साथियों 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। तो कह रहे कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखिए बहुत आसान है। आपने एक चीज तो साथियों सुनी होगी, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है साथियों। क्या जब हम बात करते हैं साथियों कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है साथियों? एक तो लाभ इसमें ऐड होता है और क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर आपको वो चीज पड़ी है, क्रय मूल्य प्लस लाभ को ही क्या कहा जाता है साथियों? विक्रय मूल्य कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर कहा गया है कि 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि लाभ जो होता है वो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है ना। क्रय मूल्य की अगर बात करें तो हम इसको सीपी लिख सकते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और वो बेच कितनी रहा है साथियों? वो एक तरीके से उसने कितनी पुस्तकें खरीदी थी? 20 पुस्तकें खरीदी थी। तो 20 पुस्तकों का
20 पुस्तक का क्रय मूल्य प्लस 5 पुस्तक का क्रय मूल्य, यही तो विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य साथियों आपको यहाँ पर मालूम हो चुका है ना। विक्रय मूल्य की अगर बात करें साथियों कितना बताया गया है, 20 सीपी और 5 सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 25 सीपी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 25 सीपी हमें यहाँ पर पता चल गया, यानी कि क्रय मूल्य का 25 गुना, क्रय मूल्य का 25 गुना साथियों क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात आपको बताई गई है, क्या बात बताई गई है कि जो 20 पुस्तक है वो बेची जाती हैं साथियों, वो 1800 में बेची जाती है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो 1800 रुपए है, यानी कि 1800 विक्रय मूल्य है बराबर ये क्या हो जाएगा, 25 सीपी हो जाएगा, है ना, 25 सीपी। तो इससे इसको कट कर ले साथियों, क्योंकि सीपी बराबर आपका क्या निकल आ जाएगा, सीपी बराबर की अगर बात करें, सीपी बराबर साथियों निकल आ जाएगा आपका 1800 बटे 25 आ जाएगा। इसको कट कर लीजिए साथियों, देखिए किससे कट करें, 5 पंजे 25 हो जाएगा और 5 तियां 15 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 0 आ गया, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 5 दुना आपका 10 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना निकला साथियों, 72 रुपए निकला। तो ये एक किसका, एक पुस्तक का क्रय मूल्य है निकला हुआ साथियों 72 रुपए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है साथियों, 72 रुपए है। 72 रुपए कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार देखिए अगला सवाल बहुत शानदार है, कह रहे कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15% का साधारण ब्याज निवेश का 3/4 की गई धनराशि के, है ना, राशि के बराबर होगा। तो इसमें साथियों क्या देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, आप तो एक चीज समय आपको दे रखा है 15 वर्ष, है ना, आपको क्या दे रखा है साथियों, समय दे रखा है आपको 15 वर्ष, और राशि यहाँ पर दे नहीं रखी है। तो राशि हम कितनी मान लेते हैं साथियों, एक्स राशि हम यहाँ पर मान लेते हैं। आपको साथियों सूत्र पता है ना, साधारण ब्याज का सूत्र यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं। साधारण ब्याज का यहाँ पर सूत्र हम लोग लगा लेते हैं। साधारण ब्याज होता है मूलधन, है ना, दर और समय अपॉन में क्या आ जाएगा साथियों, 100 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि साधारण ब्याज जो है ना, ये निवेश का 3/4 की गई धनराशि के बराबर है ना। तो अगर मान लीजिए धनराशि हमने x मानी थी, तो ये साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इस धनराशि का 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और धनराशि ये है मूलधन, मूलधन कितना माना है, राशि x मानी है तो ये x हो जाएगा। आर कितना है, आर आपका दिया नहीं गया ना, आर आपका नहीं दिया गया, आर ही तो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आर हो गया। और समय कितना दे रखा है, 15 वर्ष दे रखा है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बराबर है, इस नंबर से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 से कट करेंगे तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, 5 तियां 15, 5 पंजे 25 हो जाएगा, है ना। अब देखिए साथियों क्या होता है, ये 3 जो है ना ये नीचे आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 3 बटे, है ना, ये साथियों आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात साथियों क्लियर है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या बचा है आपके पास, आपके पास एक्स आर बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, इस 4 से हमने कट किया तो 25, ये 5 आया, 5 से कट किया 3/5 है। अब आपके पास क्या बचा है साथियों, x गुणा 3 बराबर x इंटू आर इंटू 3 अपॉन 5 यहाँ पर आपका बचा। अच्छा देखिए, x यहाँ पर है और x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 की गुणा इससे होगी, 5 की गुणा इससे होगी तो ये 15 हो जाएगा, और ये 3 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, और ये आर हो जाएगा। 3 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ गया साथियों, 5% आ गया। तो आर यानी कि दर साथियों कितनी निकलेगी आपकी साथियों, ब्याज दर आपकी 5% निकलेगी। समझ में आया साथियों ये सवाल, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। और अब नेक्स्ट नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि यदि किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 1/3 से 50 अधिक है तो वो संख्या क्या होगी, यानी कि वो संख्या हम मान लेते हैं साथियों x है ना, यानी कि x संख्या का 3/4। तो x संख्या का 3/4 पता कैसे लिखेंगे, x संख्या का 3/4, है ना, और उसी संख्या यानी कि x संख्या के 1/3, 1/3 ये ऐसे लिखेंगे, 1/3 से कितना अधिक है, यानी कि अगर इनका डिफरेंस करते हैं तो कितना आता है साथियों, तो आपका यहाँ पर 50 आ जाता है। कितना आता है, 50 आता है। तो अब जरा देख लीजिए साथियों, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, 3x/4 हो गया, और ये आपका x/3 हो जाएगा, बराबर आपका साथियों 50 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 तियां 9, यानी कि 9x हो गया, 4x हो जाएगा, और साथियों ये आपका 4 तियां 12 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 50 आ गया। 9x में से 4x जाएगा साथियों, 5x बचेगा, 5x बराबर 12 की गुणा 50 से हो जाएगी, 600 आ जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, और x बराबर 600/5 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा साथियों, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि 120 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या हमने 120 वो संख्या हमने x मानी थी, और x बराबर 120 आया है। तो मैं कहूँगा कि 120 हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। और अगले नंबर का सवाल देख लीजिए, कह रहे कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 और भुजा का, है ना, स्क्वायर। क्या सातु, भुजा का स्क्वायर। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा अब हम, ठीक है ना, आप देखिए √3/4 तो वैल्यू है, भुजा हमें निकालना होगी सबसे पहले, यानी कि इस परिमाप की मदद से क्या हम भुजा निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज की बात की गई है, मान लीजिए वो त्रिभुज ये है। अब इस त्रिभुज का परिमाप, है ना, मान लीजिए त्रिभुज की अगर बात करें साथों ABC, यानी कि ये इसका योगफल है, A + B + C बराबर क्या है साथों, 24 है। तो हम सिंपल सी बात है, अगर 24 को साथियों हम 3 से भाग दे देते, क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो हमें एक इसमें से भुजा मालूम पड़ जाएगी। तो कितनी, 3 × 7 = 3 × 8 = 24, 8 आ गया, है ना। तो यानी कि भुजा जो होगी वो हमारी साथियों 8 हो जाएगी। तो √3/4 और भुजा 8 है तो 8 × 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि 16√3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16√3, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पर लिखा हुआ देखिए जरा, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, यही तो आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अब देखिए इसमें कैसे आप सॉल्व करेंगे, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा। तो 216 की भाग आपको कितनी कराई गई, 216 की भाग 6 से कराई गई। तो 6 × 6, 6 × 3 = 18, 21 है, 3 बचेगा, ये 36 हो जाएगा। 6 × 36, यानी कि इसकी जगह पर साथियों क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 - 51 ये हो गया, और यहाँ पर गुणा है साथियों इसलिए ये आपका गुणा आएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब इसको सबसे पहले साथियों सॉल्व करिए, इस पूरे को सॉल्व करिए। देखिए 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 - 51 हो जाएगा, और प्लस आपका 3 हो जाएगा। ये जुड़ेगा तो 75 हो जाएगा, 75 में से 51 जाएगा, जरा देखिए कितना बचेगा, 75 में से 51 जाएगा, 24 बचेगा, है ना। 24 बचेगा तो इस पूरे की जगह पर साथियों कितना आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर 24 आ जाएगा। तो 24 हमने साथियों यहाँ पर क्या कर लिया, 24 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 24 × 6 - 36 × 4। अब साथियों आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसको कैलकुलेट करिए और इसको कैलकुलेट करिए, है ना, और फिर साथियों घटा दीजिए। तो 4 की गुणा 36 से करिए जरा, तो 36 × 4 ये आपका हो गया, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 × 12, 13 14, 144 आपका हो जाएगा, यानी कि 144 यहाँ पर आ जाएगा। और 24 की गुणा 6 से करिए, 24 की गुणा 6 से करते हो तो 6 चौक आपका साथियों 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया, 13 14 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी साथियों 144 आ गया। तो 144 में से 144 घटेगा साथियों, शून्य बचेगा। तो शून्य कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इस प्रकार जिनका आगे आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है उन सभी का आंसर यहाँ पर जो होगा साथियों वो बिल्कुल सही और बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का देखिए सवाल, और बताइए सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए यानी कि गीता 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पर, यानी कि अगर शीर्ष से इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि यहाँ पर कौन है साथियों, गीता है। तो ऊपर से अगर देखते हैं शीर्ष इसका 8वां स्थान है, तो नीचे से उसका साथियों कौन सा स्थान होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा टोटल छात्र कितने, टोटल छात्र यहाँ पर 40 बताए गए हैं। तो आपको पता क्या करना है साथियों, 40 में से 8 घटाइए, है ना, 40 में से आपको 8 घटाना है और उसमें 1 जोड़ देना है। 40 में से आपको ये 40 में से आपको ये 8 घटाना है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो ये कितना बचेगा साथियों, 32 प्लस आपका 1 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, यानी कि नीचे से उसका 33वां स्थान होगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, 33 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अब कह रहे कि 987 की गुणा, ये 88 नंबर का सवाल है, कह रहे कि 987 की गुणा 999 से करिए। तो अगर आप साथियों देखिए, अगर आप इस प्रकार से करेंगे 987 की गुणा, है ना, एक तो ये तरीका इससे कर लीजिए, इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका एक तरीका देखिए। देखिए ये किसके करीब है, ये 1000 के करीब है। तो अगर हम साथियों 987 की गुणा किससे करा दे, 1000 से करा दे, है ना। वैसे ये 1000 - 1 है ना, 1000 में से 1 घटाओगे तो इतना आ जाएगा। तो हम 987 की गुणा साथियों 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 987,000 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 987 आ जाएगा। तो अब इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बस इतना काम करना है आपको, है ना, इतना साथियों काम करना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें 10 हो गया, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 9 हो गया, यहाँ पर साथियों 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 बच जाएगा, और फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 और 9। ये कहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये कहाँ पर लिखा, 9,86,000, 9,86,013, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कहने के 1244 प्लस 125.4 प्लस 12.54 प्लस 1.254, इसको आपको कैलकुलेट करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब देखिए 1.254 हो गया,
है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 5 4 इधर हो गया और 1 और 2 इधर हो गया। ये देखिए, इसको देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट 4 आ जाएगा और साथियों 5 2 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको देखिए, अब पता है यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों 4 और 5 और 2 और 1, ये पॉइंट आ गया, 0 मान लिया। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये तो 4 आ जाएगा और ये 5 4 9 आपका हो जाएगा और ये 5 और 2 7 7 और आपका 4 11 हो गया, है ना। तो एक यहाँ पर लग जाएगा, 2 4 4 9 9 और आपका 9 10 11 12 13 13 आ गया। यहाँ पर 2 4 और 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है साथियों 1393.194, 1393.194, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या है। 2 सवाल और बाकी हैं 10 सवालों में, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। चलिए अब यहाँ पर अगर साथियों बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि पाइप ए है, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। तो पाइप ए है और पाइप बी है, पाइप ए उसको 80 मिनट में भर रहा है, पाइप बी उसको 40 मिनट में भर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहने की यदि ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। इसको करने के लिए एक हमें नंबर ले चाहिए होगा जो 80 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए। तो 80 नंबर ही ले लेते हैं, 80 नंबर ले लीजिए। देखिए 80 एकम 80 और 40 दूना 80, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है ना। ए 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है और बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है। और 80 नंबर ये क्या है, ये साथियों टोटल पानी है ना। ये क्या है साथियों, टैंक में टोटल पानी है, ठीक है। तो अगर बात करें ये दोनों एक साथ चलते हैं तो ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेंगे। टोटल पानी 80 है और 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो मैं कहूंगा साथियों कितना समय लगेगा, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3 आ गया, 3 दूना आपका 6 आ जाएगा और कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18 आ गया, बचा 2 यहाँ पर लिखोगे, यानी कि 26 सही 2/3 मिनट का समय लगेगा। 26 सही 2/3 कहाँ पर लिखा हुआ है, 26 सही 2/3, 26 सही 2/3, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अंतिम सवाल है और उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए इसको देख लीजिए। देखिए 12:51 और x/17 है, x का मान निकालना है तो 12/51 आ जाएगा और x/17 आ जाएगा। इसमें आपको x का मान निकालना है, 17 की गुणा 12 से कर दीजिए, 17 की गुणा 12 से नीचे आपका क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा। 17 कम 17 17 3 51, 3 कम 3 3 चौक 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 आपके ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो इंग्लिश का साथों पहला क्वेश्चन है, कह रहे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर एंट्री टिकट्स। क्या, देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर एंट्री टिकट एट वेंचर वेन्यू वेंट वेनम। तो यहाँ पर साथों वेन्यू आएगा, यानी कि बहुत बड़ी डिमांड है एंट्री टिकट्स के लिए, तो यहाँ पर वेन्यू आएगा। वेन्यू का मतलब साथों कहीं ना कहीं होता है स्थान, है ना, जगह जहाँ पर जाना है जिसलिए आपने टिकट लिया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है इमर्ज, इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। देखिए इमर्ज का मतलब क्या होता है साथियों, सामने आना, इसका मतलब क्या होता है, सामने आना, या इसका मतलब होता है प्रकट होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, गायब होना हो जाएगा। तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि किसका इंग्लिश मीनिंग होता है गायब हो जाना। क्या डेराइव का इंग्लिश मीनिंग होता है साथियों गायब हो जाना, नहीं, डेराइव का मतलब तो साथियों नहीं होता है इंग्लिश मीनिंग गायब हो जाना। इसका मतलब होता है किसी चीज को पाना या किसी चीज को साथियों प्राप्त करना। क्या एराइज का मतलब होता है साथियों, नहीं, एराइज का मतलब होता है उठना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सरफेस के मतलब होता है, सरफेस कहते हैं ना, ये सतह है, तो उसका सतह हो जाएगा। डिसअपियर का मतलब होता है साथियों गायब हो जाना, यानी कि इमेज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए एक वर्ड चेन आएगा, या आपका साथियों कॉन्स्टलेशन आएगा, कांग्रेशन आएगा, या कलेक्शन आएगा। देखिए ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि तारों का मंडल, तारों का समूह, तो इसको पता क्या कहा जाता है साथियों, तारा मंडल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तारा मंडल कहा जाता है। और तारा मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों, कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। तो कॉन्स्टलेशन आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए क्योंकि चेन हो नहीं सकता, है ना, और कलेक्शन वगैरह भी नहीं हो सकता, और कांग्रेशन मतलब भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि वन बॉय वाज इनसाइड व्हेन द बिल्डिंग कॉट फायर, यानी कि एक बच्चा, क्या साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो एक बच्चा जो था ना साथियों वो कैप्चर्ड हो गया, इनसाइड अंदर था, जब बिल्डिंग
ने आग पकड़ ली, या सेव्ड था वहां, या गिरफ्त था, या ट्रैप था। देखिए यहाँ पर ट्रैप्ड आना चाहिए। ट्रैप्ड का मतलब होता है साथियों फंस गया, यानी कि यही तो कहेंगे साथियों, बच्चा उस बिल्डिंग में फंस गया जब वो बिल्डिंग ने आग पकड़ ली थी। तो कुल मिला के साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें से किस वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है साथियों, बताइए। चलिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये मुझे स्पेलिंग सही नहीं लग रही, बाकी ये तीनों सही लग रही है ना। यहाँ पर साथियों वॉलंटियर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर साथियों TEER आना चाहिए। क्या TEER यहाँ पर आना चाहिए, इसका मतलब होता है स्वयं सेवक, है ना साथियों, इसका मतलब होता है स्वयं सेवक। तो बाकी तीन तो सही है, ये वाला सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी वाला इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आपको बताना है इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। चलिए देखिए, लॉरल की अगर बात करें, रिलीजियस की बात करें, रिलीजियस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, म्यूचुअल भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वाइन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वाइन मतलब होता है साथियों कराहना, कोई व्यक्ति कराहता नहीं है। और म्यूचुअल का मतलब होता है साथियों वही आपस में। रिलीजियस का मतलब क्या होता है साथियों, धार्मिक, धर्म से संबंधित इसका मतलब होता है। लेकिन लॉरल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, LAUREL होता है। क्या होता है साथियों, LAUREL होता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों प्रतिष्ठा, है ना। तो कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाले की गलत है, और यही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, करके सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि कनिंग का आपको सिनोनिम बताना है। कनिंग का मतलब पता क्या होता है साथियों, कनिंग का मतलब होता है चालाक, यानी कि आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब होता है चालाक। तो किसका मतलब चालाक होता है, कुल मिला के ये आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर प्रूडेंट की बात करते हैं, तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। क्या प्रूडेंट का मतलब होता है, बुद्धिमान होता है। स्ट्रे की अगर हम बात करें, कहते हैं ना कि बिखरा हुआ, बिखर गया, तो बिखरा हुआ होता है साथियों, बिखरा हुआ कहते हैं स्ट्रे को। अनयूजुअल की अगर बात करें तो इसको असामान्य भी कह सकते हैं, है ना, इसको असामान्य भी कहा जा सकता है। लेकिन श्रूड की अगर बात करें तो श्रूड का मतलब होता है साथियों चालाक, यानी कि कनिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, श्रूड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न, इसके बारे में सातु आपको बताना है। तो टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न का मतलब क्या होता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। क्या होता है सातु, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना है। तो क्या इसका मतलब टू प्रेज वन सेल्फ, तो काल्म तो नहीं होगा, ब्रीथ भी नहीं होगा, बिकम भी नहीं होगा। प्रेज मतलब अपनी तारीफ खुद करना, यानी कि अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, आप आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, ये कहें कि ऑर्डिनरी एंड डल, ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब आपको बताना है। ऑर्डिनरी एंड डल का मतलब क्या होता है साथियों, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, फैमिलियर होता है, कैलस होता है, शैलो होता है, या म्यूंडेन होता है, बताइए। देखिए इसका मतलब हो जाएगा साथियों म्यूंडेन। म्यूंडेन का मतलब क्या होता है, सांसारिक इसका मतलब होता है ना, सांसारिक इसका मतलब होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। शैलो की अगर बात करें तो शैलो का मतलब क्या होता है साथियों, सतही इसका मतलब होता है। कैलस की अगर बात करें, कैलस मतलब होता है साथियों कठोर। और फैमिलियर का मतलब क्या होता है साथियों, मतलब आपस में जानने वाले को फैमिलियर कहा जाता है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।